गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। आज वाली क्लास में हम लोग बेटा पीसीआई सिलेबस के 6 सेमेस्टर से एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट होने वाले ड्रग्स की हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। अगर हम जीआईटी की बात करें बेटा तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, ड्रग्स फॉर डायरिया, ड्रग्स फॉर वॉमिटिंग यानी कि एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स ड्रग हमें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलो तो आज वाले सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का वो क्या है, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी वो ड्रग जो पेप्टिक अल्सर के केस में क्या किए जाते हो, यूज किए जाते हैं, उस ड्रग की हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो अगर हम बात करें तो ड्रग्स फॉर जीआईटी, यानी हमें ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब जीआईटी में कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। जब तक जीआईटी में कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, बॉडी में जब तक कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, तब तक हमें ड्रग्स की रिक्वायरमेंट, ड्रग्स की नीड नहीं होती है। यानी अगर जीआईटी के लिए हम ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी जीआईटी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, जीआईटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी जीआईटी में कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ है, तो सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करें, अगर डिसऑर्डर की हमें स्टडी करनी है तो डिसऑर्डर हमें सबसे पहले उनके एचएपी पढ़ना चाहिए, उसके बाद पैथोलॉजी पे जाना चाहिए, तब हम कहां पर जाएं, फार्माकोलॉजी में जाएं। और अगर हम कोई डिजीज पढ़ते हैं तो डिजीज से पहले हमें क्या पढ़नी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसके पैथोलॉजी पढ़नी चाहिए, उसके बाद हमें क्या कहां पर जाना चाहिए, फार्माकोलॉजी पे जानी चाहिए। तो आज हम लोग जो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, तो सबसे पहला हमारा पोर्शन ये याद रखना है कि जो पेप्टिक अल्सर है इट इज रिलेटेड टू डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। ये जो पेप्टिक अल्सर है ये किससे रिलेटेड है बेटा, तो ये हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसी से रिलेटेड क्या है, डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो अब हमें क्या समझना होगा कि जीआईटी एक्चुअली में है क्या। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं स्टडी करवाऊंगा एचएपी का या पैथोलॉजी का, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होंगे जो फार्माकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर फार्माकोलॉजी समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन सारे पॉइंट को मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। और यहीं से जब तक हमें एचएपी और पैथोलॉजी पे कमांड नहीं होगी तब तक हमें जो फार्माकोलॉजी है बेटा, फार्माकोलॉजी का ट्रीटमेंट अप्रोच यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप जो रटते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आते हैं बेटा ड्रग्स फॉर जीआईटी। अगर हम जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में दो चीजें पाई जाती है, एक तो वहां उसके अंदर में क्या है बेटा, तो कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है, और वहां पर एक क्या है भाई, तो सिस्टम प्रेजेंट है। बॉडी जीआईटी क्या है भाई, तो एक सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है भाई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो अगर हम जीआईटी की बात करें बेटा तो जीआईटी में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो ग्लैंड प्रेजेंट है, हम सभी ग्लैंड को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारा जो पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड होगा उन ग्लैंड को हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो जीआईटी की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर ग्लैंड है जिसका एक नाम है बेटा ऑक्जिएटिक ग्लैंड, और ये ऑक्जिएटिक ग्लैंड बेटा ये क्या करता है, तो जीआईटी के अंदर में ये क्या करता है बेटा, एचसीएल के सेक्रीशन और प्लस म्यूकस सेक्रीशंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। मैं डायग्राम्स के थ्रू इन सारी चीजों को क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपने जो पढ़ा है एचएपी या पैथोलॉजी, उस पैथोलॉजी को मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। तो मैंने क्या बताया, जीआईटी में दो चीजें हैं, एक हमारा क्या है बेटा, तो एक तो हमारे पास ग्लैंड है और सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो माउथ से स्टार्ट करते हैं, माउथ है, उसके बाद यहाँ पर क्या बेटा, सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, देन एसोफेगस है, देन क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टमक प्रेजेंट है, देन क्या है, ड्यूडेनम है, देन हमारा क्या है, जिजनम, इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, तो अपेंडिक्स, कोलन, एनस और रेक्टम, यहाँ रेक्टम और एनस प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने बहुत ही पहले इसको 10th क्लास 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बी फार्मा में भी आपने एचएपी में पढ़ा होगा। तो वो डायग्राम मैंने बस एक छोटा सा डायग्राम उसको मैंने क्या किया, मेंशन किया। यानी ये जो रिलेटेड डिसऑर्डर है वो किससे रिलेटेड है, हमारी इसी जीआईटी से रिलेटेड है। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे जीआईटी में टोटल 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बेटा, हमारे जीआईटी में टोटल कितने होते हैं, 4 लेयर होते हैं। क्या क्या होता है बेटा, तो म्यूकोसल लेयर होता है, सब मस्कुलर लेयर होता है, मस्कुलर लेयर होता है और पेरिटोनियल लेयर होता है। हमारी जो जीआईटी है बेटा यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने लेयर पाए जाते हैं, टोटल 4 लेयर होते हैं। इनर मोस्ट जो लेयर है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल लेयर बोलते हैं, क्योंकि वो म्यूकस का बना होता है। सेकंड जो है बेटा वो क्या है, सब मस्कुलर लेयर,
थर्ड जो लेयर है बेटा वो क्या कहलाता है, मस्कुलर लेयर, और जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल लेयर होता है। लेकिन एक्सेप्ट देन स्टमक, यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा कि पूरे जीआईटी में यानी इंटेस्टाइन, एसोफेगस और स्टमक, इन सभी में टोटल 4 लेयर है, लेकिन स्टमक में एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस बाइकार्बोनेट लेयर। यानी स्टमक के अंदर म्यूकोसल लेयर के भी अंदर एक और लेयर पाया जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो एचसीएल की सेक्रीशंस के लिए हमें उससे सेक्रीशन से उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है बेटा उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बाइकार्बोनेट लेयर। आप इमेजिन करो कि अगर एसिड अटैक किया जाता है या एसिड को बॉडी के किसी भी सरफेस पर अगर हम उसको कांटेक्ट में लाएंगे तो वो जो एसिड होता है बेटा वो क्या होता है, मेम्ब्रेन लाइसिस उसकी एक्टिविटी होती है, बहुत ही ज्यादा लाइसिस यानी सेल को डैमेज करने की उसके पास क्या होती है, एक्टिविटी होती है, तो वो क्या कर सकती है, स्किन को जला सकती है। तो अगर HCl जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर अगर सेक्रीट हो रही है तो अंदर के लेयर को भी वो क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, उसको लाइसिस कर सकती है। तो उसी के लिए जब भी HCl का प्रोडक्शन होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है बेटा, एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी लेयर को हम बोलते हैं म्यूकस बाइकार्बोनेट लेयर, जो HCl से हमारे स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी, अभी मैं डायग्राम्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करूंगा और उसे बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि बॉडी के अंदर में HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है और HCl के साथ साथ म्यूकस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे HCl का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, कैसे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये पैथोलॉजी जो फिजियोलॉजी है इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिए, वेट कीजिए। चलिए तो मैं कॉन्सेप्ट पे आपको आता हूं बेटा, मैं पहले ही बोर्ड पे लिख रखा हूं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो आपका। तो ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर की अगर बात करें बेटा तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। ये जो डिसऑर्डर है बेटा पेप्टिक अल्सर किससे रिलेटेड है, तो जीआईटी से रिलेटेड यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और अगर हम जीआईटी की बात करें तो सबसे पहले अब हमें क्या पढ़ना है, मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कोई वर्ड आया है तो सबसे पहले उस वर्ड को क्या करो, कंप्लीट करो। तो जैसे ही यहाँ पर डिसऑर्डर को तो आपको मालूम ही है कि कोई चीजें ऑर्डर में चल रही है लेकिन किसी का इम्बैलेंस हो गई जिसके कारण हमें क्या हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बॉडी को, उसी को क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अगर हम जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में हमें 2 चीजें पाई जा रही है। जीआईटी के अंदर में एक तो ग्लैंड पाया जा रहा है और एक क्या पाया जा रहा है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम ग्लैंड की बात करें बेटा तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ग्लैंड है जो क्या सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, और उसी डाइजेस्टिव जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, HCl प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, बाइकार्बोनेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो एक तो हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव ग्लैंड। अभी मैं ऑब्जेक्टिव ग्लैंड का भी डायग्राम्स के थ्रू वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे HCl बनता है और कैसे बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और वहीं से ट्रीटमेंट अप्रोच आएगा, वहीं से रिसर्च आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि फार्माकोलॉजी में आपको क्या करना है, रिसर्च अप्रोच डेवलप करना है ब्रेन के अंदर में कि कैसे कोई बीमारी हो रही है। अगर हमें यहां तक हमें मालूम हो जाएगा कि बीमारी इस कारण से हो रही है, डिसऑर्डर इस कारण से हो रही है, तो ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है, वहां पर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना बहुत ही आसान हो जाता है, उस ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, हमें याद हो जाता है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, HCl प्रेजेंट होगा और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या प्रेजेंट होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन पर प्रेजेंट होगा। तो ये डायग्राम से भी हमें थोड़े से माइंड में रिकॉर्ड करा दूं, ये माउथ है बेटा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, एसोफेगस है, स्टमक है, ड्यूडेनम वाले रीजन है बेटा, यू शेप, यहीं पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। इसके बाद जेजुनम और इलियम आता है बेटा, यहाँ पर ये अपेंडिक्स है, कोलोन है, उसके बाद रेक्टम और एनस आ जाता है। यही हमारा क्या बेटा पार्ट है जीआईटी का। इसके साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, लीवर प्रेजेंट होते हैं। चलिए तो अगर हम बात करें बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने आपको डायग्राम बता दिया और आपको ऑलरेडी याद होगा आई होप। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये पूरी ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में टोटल कितने लेयर होते हैं बेटा, तो देयर आर 4 लेयर प्रेजेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक्सेप्शन यहाँ पर है जो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। ये 4 लेयर क्या है भाई, तो पेरिटोनियल, मस्कुलर, सबमस्कुलर एंड म्यूकोसल लेयर। आउटर मोस्ट लेयर क्या है, पेरिटोनियल, यानी जो स्टमक सबसे बाहर का जो लेयर है हमारी बॉडी में वो क्या है, पेरिटोनियल लेयर, स्टमक की बात, जीआईटी के बाहर की बात करें। और इनर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, म्यूकोसल लेयर। अब सुनना, जैसे मानकर चलो यहाँ पर टोटल 4 लेयर है, अंदर का जो लेयर है बेटा वो क्या है भाई, म्यूकोसल लेयर है। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है भाई, तो इसके बाहर 2 और लेयर प्रेजेंट है, एक है
अपना सब मस्कुलर और एक है मस्कुलर और सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है पेरिटोनियल लेयर। अब अगर मान के चलो अंदर HCl का प्रोडक्शन हुआ, क्या चीज का प्रोडक्शन हुआ बेटा HCl यानी एसिड बनना स्टार्ट हुआ। एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, जिसके भी कांटेक्ट में जाएगा उस सेल को क्या कर देगा, डैमेज करेगा। तो जैसे ही HCl आएगा तो HCl सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होगा, जो इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होगा उसी के कांटेक्ट में आएगा। तो इनर मोस्ट लेयर क्या है बेटा, अपना म्यूकोसा लेयर है, यानी इस म्यूकोसा को वो क्या करना शुरू करेगा, डैमेज करना शुरू करेगा। और डैमेज होने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, घाव हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमारी ये स्किन है, स्किन को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा डिटैच कर दें, उसको थोड़ा सा छील दें, तो वहां पर क्या हो सकता है, घाव होने के चांसेस हो सकते हैं। उसी को अब क्या बोलते हैं बेटा, अल्सर। तो अगर ये म्यूकस जो लेयर है, ये म्यूकस लेयर डैमेज किसके कारण होगा, HCl के ओवर प्रोडक्शन के कारण। यानी HCl का प्रोडक्शन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए, एसिड का प्रोडक्शन अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो वो म्यूकोसल लेयर को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और अगर म्यूकोसल लेयर डैमेज होगा तो वो क्या कॉज करेगा बेटा, अल्सर कॉज करेगा। अब अगर हम बात करें तो म्यूकोसल लेयर ऐसा तो है नहीं कि केवल स्टमक में प्रेजेंट है, ये तो पूरे GIT में प्रेजेंट है, यानी कि एसोफेगस में भी प्रेजेंट है, स्टमक में भी प्रेजेंट है, ड्यूडेनम वाले रीजन में भी प्रेजेंट है। और एसिड का जो अफेक्ट होगा वो कहां पे देखने को मिलेगा बेटा, या तो यहां पर एसोफेगस में या तो ड्यूडेनम में। यहाँ पर तो पीएच क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो यहाँ पर तो मेम्ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मेन डैमेज जो मेम्ब्रेन होगा, म्यूकोसल लेयर कहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होंगे, या तो एसोफेगस वाले रीजन में, या तो कहाँ पर होंगे बेटा, ड्यूडेनम वाले रीजन में। तो अगर म्यूकोसल जो है बेटा या तो एसोफेगस या तो पेप्टिक, यानी कि पेप्टिक यानी स्टमक, वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन एंजाइम, इसलिए वहां पर हमने वर्ड यूज किया है पेप्टिक। उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पेप्टिक या तो कहां पर ये म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होगा बेटा, ड्यूडेनम में। अगर ये तीनों जगह पे लेयर डैमेज होता है तो यहाँ पर तीन अलग अलग अल्सर हमें देखने को मिलेंगे। अगर एसोफेगस का लेयर डैमेज होता है म्यूकोसल लेयर, तो उस अल्सर को हम बोलेंगे एसोफेगल अल्सर। अगर पेप्टिक यानी स्टमक का अगर लेयर डैमेज होता है तो पेप्टिक अल्सर, और अगर ड्यूडेनम का डैमेज होगा लेयर बेटा तो ड्यूडेनल अल्सर कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है। इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, क्योंकि सबसे ज्यादा HCl का प्रोडक्शन कहां पर होगा, स्टमक में ही होगा, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट भी कहां पर होगा, स्टमक के अंदर ही होगा। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है बेटा अल्सर होने के, वो चांसेस कहां पर है, पेप्टिक यानी स्टमक के अंदर है। इसलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम भी क्या है, पेप्टिक अल्सर। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब सुनना, यहाँ पर टोटल GIT में तो 4 लेयर है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, स्टमक। ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर है, क्योंकि देखो यहाँ पर डायरेक्ट HCl का प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ना यहाँ पर डायरेक्ट HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही ड्यूडेनम वाले रीजन में डायरेक्ट HCl का प्रोडक्शन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा चांसेस हार्म होने के कहां पर है, स्टमक को। तो जैसे ही बॉडी बनाई गई है, ये जो गॉड गिफ्टेड हमारी बॉडी है, तो यहाँ पर सारे जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया। जैसे ही हमें मालूम है कि HCl जैसे ही बनेगा जिसका पीएच ही बहुत हाईली एसिडिक पीएच है, और जैसे ही मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो मेम्ब्रेन को जला देगा। तो इस कारण से वहां पर जैसे ही HCl का प्रोडक्शन होता है तो उसके सराउंडिंग में चारों तरफ से क्या हो जाता है बेटा, एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और अभी मैं बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे वो एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही यहां पर क्या होता है बेटा, जैसे ही यहां पर HCl का प्रोडक्शन होगा तो उस स्टमक के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगा। पूरे GIT में 4 लेयर है, एक्सेप्ट देन स्टमक। स्टमक में टोटल कितने लेयर हो जाएंगे, 5 लेयर हो जाएंगे, क्योंकि एक और अंदर लेयर बन जाता है HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पर एक और अंदर क्या बन जाता है बेटा, लेयर बन जाता है ना। तो उसी लेयर की बात अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सेप्शन स्टमक है, वन मोर लेयर फॉर प्रोटेक्शन mucosa, that is name is mucosal bicarbonate layer which is helpful for defense stomach from HCl। कहने का मतलब है कि जो स्टमक है बेटा, स्टमक के अंदर में एक और एक्स्ट्रा लेयर बन जाता है जिसको म्यूकोसल बाइकार्बोनेट लेयर बोलते हैं। और ये बाइकार्बोनेट लेयर ही HCl से क्या करता है बेटा, स्टमक को डिफेंस करता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि हमें अल्सर नहीं हो, अगर मान कर चलो हमें अल्सर नहीं हुआ, इट मींस हमारी बॉडी में सारी चीजें नॉर्मल है। ऐसा तो नहीं कि HCl नहीं बन रही है, HCl का प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जैसे ही HCl का प्रोडक्शन हो रही है तो उसके सामने क्या आ रहा है, एक लेयर आ रहा है, ताकि HCl हमारे अंदर के मेम्ब्रेन को यानी म्यूकोसल लेयर को डैमेज नहीं करे। इन केस किसी कारण से किसी को अगर म्यूकोसल लेयर डैमेज हो जाता है तो डैमेज कैसे होता है, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई चीज नॉर्मल है, अगर GIT डिसऑर्डर ऑफ GIT है, तो GIT की अगर हम बात करें तो अगर कोई डिसऑर्डर हुई तो कोई ना कोई फैक्टर रिस्पांसिबल होगा।
हमें अगर अल्सर नहीं है, पेप्टिक अल्सर नहीं है, तो भी कोई फैक्टर होगा जो हमें बचा करके रखा होगा, और अगर किसी को अल्सर हो भी रहा है तो भी कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसको अल्सर कॉज कर दिया। तो हम उसी फैक्टर की बात करें तो हमारी बॉडी में दो फैक्टर काम करते हैं बेटा, एक है डिफेंसिव और एक है एग्रेसिव फैक्टर। हम किसकी बात करें? पेप्टिक अल्सर की। ऐसा नहीं है कि ये हम सभी में रूल्स अप्लाई करेंगे, हम केवल पेप्टिक अल्सर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो है, एक है डिफेंसिव फैक्टर और एक क्या है बेटा? एग्रेसिव फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर है बेटा? 2 फैक्टर है। डिफेंसिव का मतलब है एक HCl से हमें डिफेंस करेगा, यानी जो एसिड है उस एसिड से हमारे स्टमक को, हमारे जीआईटी को डिफेंस करेगा, और एक जो है वो HCl के प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा। HCl बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम HCl हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे तो जो हम फूड खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, तो उनमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो माइक्रोब्स वहां पर किल नहीं हो पाएंगे, वो मरेंगे नहीं। तो उसी के लिए बॉडी क्या करती है? HCl का प्रोडक्शन करती है ताकि जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे फूड में वो क्या हो जाए? टोटली किल्ड हो जाए, टोटली डेड हो जाए। तो अगर HCl का प्रोडक्शन भी बॉडी में बंद हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो अगर ये जो डिफेंसिव फैक्टर बेटा और अगर ये एग्रेसिव फैक्टर दोनों क्या है भाई? इक्वल है। अगर दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। अगर ये दोनों, जितना एग्रेसिव फैक्टर HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है उतना ही अगर डिफेंसिव जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और दोनों में अगर बैलेंस है तो हमें कोई भी डिसऑर्डर यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। यानी अगर हमें पेप्टिक अल्सर नहीं है, अगर हमें पेप्टिक अल्सर नहीं है, यानी हमारी बॉडी में एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। जैसे बीपी की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर, तो ये हार्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट रेट क्या है बेटा? पर मिनट 72 है। समटाइम्स ये 72 से ज्यादा भी हो जाता है, समटाइम्स 72 से कम भी हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट कहां पर हो जाता है? 72। अगर हम रन करेंगे, दौड़ेंगे, तो ये हार्ट बीट कितना हो गया? 90, लेकिन जैसे ही रेस्ट करेंगे तो फिर से 72 पे कांस्टेंट हो जाता है। तो ये 72 पे कांस्टेंट कैसे है? तो एक जो है हार्ट रेट को 72 से ऊपर ले जाना चाहता है, जिसको हम एड्रिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, और एक जो है हार्ट रेट को क्या करता है बेटा? 72 से कम लाना चाहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम। और इन दोनों की पोटेंसी इक्वल है, दोनों में ताकत कितना लगा रहा है? इक्वल लगा रहा है, पोटेंसी दोनों की क्या है? इक्वल है। तो दैट्स व्हाई हम 72 पे जाकर क्या हो गया? कांस्टेंट। आया समझ में? तो ऐसे ही यहां पर भी है कि एक HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है तो एक HCl के प्रोडक्शन के अगेंस्ट एक डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। अगर दोनों की पोटेंसी इक्वल है तो ना HCl इसको डैमेज करेगा, ना ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है एग्रेसिव फैक्टर को डैमेज करेगा। तो यहां पर जो डिसऑर्डर होता है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है यानी ऑर्डर में चल रही है, हमारी जो बॉडी है जो सिस्टमेटिक रूप से काम कर रही है, एक ऑर्डर में काम कर रही है, और जैसे ही ये ऑर्डर डिसबैलेंस हुआ तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर। नाम ही क्लियर है, डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो सिस्टमेटिक रूप से कोई काम हो रही है वो सिस्टम क्या हो गया है? अनइक्वल हो गया है। तो वहां पर अगर अनइक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि ऑर्डर जो है वो क्या हो गया? डिस हो गया, यानी कि अब वो ऑर्डर क्या हो गया? अनइक्वल हो गया है। तो यहां पर क्या बेटा कि अगर हम जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में दो फैक्टर हैं, एक है डिफेंसिव फैक्टर और एक क्या है? एग्रेसिव फैक्टर। अगर ये दोनों फैक्टर क्या हो? इक्वल हो, तब तो हमें कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, हमें पेप्टिक अल्सर नहीं होगा। लेकिन अगर इन केस ये जो इक्वालिटी है बेटा वो किसी कारण से इम्बैलेंस हो जाए, किसी कारण से क्या हो जाए बेटा? डिस्टर्ब हो जाए, या तो एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा हो जाए और डिफेंसिव फैक्टर कम हो जाए, तो इस केस में अनइक्वालिटी आएगा, और अनइक्वालिटी आएगा तो उस ऑर्डर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डिसऑर्डर यूज करेंगे। और एग्रेसिव फैक्टर क्या कर रहा है भाई? तो एग्रेसिव फैक्टर क्या करेगा? तो HCl के प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया, और अगर HCl का प्रोडक्शन हो जाएगा तो मेम्ब्रेन डैमेज होंगे, और मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? अल्सर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? यानी एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर के बीच में अगर बैलेंस है तो हमें कोई भी डिसऑर्डर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा जीआईटी में, लेकिन अगर इम्बैलेंस हो गया तो वहां पर एक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं कि बॉडी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफेंसिव हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एग्रेसिव नेचर के हैं। अगर हम डिफेंसिव फैक्टर की बात करें बेटा तो डिफेंसिव फैक्टर में क्या है? म्यूकस सेक्रेशन, जो म्यूकस का सेक्रेशन हो रहा है, बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है बेटा? एक ऑटोकॉइड है, आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा ऑटोकॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, बाइकार्बोनेट, म्यूकस सेक्रेशन, ये तीनों के तीनों क्या है? डिफेंसिव है। कैसे डिफेंसिव है? अभी मैं डायग्राम्स के थ्रू उसको क्लियर करूंगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें अल्सर से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तीन तो क्या हो गया भाई? डिफेंसिव। अगर हम एग्रेसिव की बात करें तो एग्रेसिव में क्या है बेटा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया बेटा H पाइलोरी, जो क्या करता है भाई? तो ये अल्सर कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। सेकंड है बेटा गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl, और थर्ड है बेटा अपना पेप्सिन एंजाइम। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा बेटा, तो आपने पढ़ा
होगा कि सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सलेवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है और पैनक्रिएटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे हम प्रोटीन फैट की बात करें, लिपिड की बात करें, तो बाइल जूस क्या करता है बेटा, लिपिड को डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में जो लिवर के थ्रू सेक्रेट होते हैं, और लाइपेज एंजाइम जो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है बेटा, वो लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं, फूड में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा डाइजेशन के लिए, एक तो ट्रिप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है जो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है, और एक क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो जीआईटी उसको सेक्रेट करता है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये सभी के सभी क्या है, एंजाइम्स है, चाहे वो लाइपेज हो, सलेवरी अमाइलेज हो, पैनक्रिएटिक अमाइलेज हो, पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, ये सभी क्या है, एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेशन का मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन करने को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर पेप्सिन, और इसी पेप्सिन से यहाँ पर पेप्टिक वर्ड लिया गया। जो पेप्टिक अल्सर है वो किसके कारण हो रही है, इसी पेप्सिन एंजाइम के कारण हो रही है। अभी मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा, फिलहाल टर्मिनोलॉजी पे अपन फोकस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को समझते हैं। तो एग्रेसिव फैक्टर की अगर बात करें तो H पाइलोरी बैक्टीरिया, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम, ये सब क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों क्या है, एग्रेसिव है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन, बाइकार्बोनेट और म्यूकस सेक्रेशन क्या है बेटा, डिफेंसिव है। अगर ये दोनों इक्वल है तब तो हमें कोई भी अल्सर नहीं होगा। लेकिन इन केस डिफेंसिव फैक्टर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, डिफेंस करना, अगर मान के चलो हमारे डिफेंस जो हमारे सोल्जर्स हैं सेना पर, जो हमारे सेना है सरहद पे, अगर वो डिफेंस करने में नाकाम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो बाहर से एग्रेसिव फैक्टर है वो क्या कर जाएंगे, इंडिया में आकर के हार्म करना शुरू कर देंगे। तो डिफेंसिव फैक्टर अगर कम हो जाए या तो एग्रेसिव फैक्टर अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में हमारे बॉडी में एक हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और हार्मफुल क्या देखने को मिलेगा भाई, तो ये HCl है, HCl के पास प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मेम्ब्रेन को लाइसिस। जहां भी HCl किसी भी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा उसको क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, मेम्ब्रेन को जला के क्या कर देगा, उसको लाइसिस कर देगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा। पेप्सिन एंजाइम अगर किसी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रोटियोलाइटिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, प्रोटियोलाइटिक नेचर का होता है, यानी प्रोटीन को लाइसिस करेगा। और प्रोटीन लाइसिस करने का मतलब है कि इसके पास भी एक्टिविटी क्या है, मेम्ब्रेन को लाइसिस करने की। यानी अगर ये दोनों एक्टिवेट हो गया, अगर ये दोनों एक्टिवेट हो गया तो दोनों के दोनों क्या करेगा बेटा, मेम्ब्रेन को लाइसिस करेगा। और अगर मेम्ब्रेन हमारा लाइसिस होता है, इनर मोस्ट लेयर हमारा म्यूकोसल लेयर अगर डैमेज होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्सर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पेप्सिन के कारण हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई उस अल्सर को हम क्या बोलेंगे बेटा, पेप्टिक अल्सर। आया समझ में पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ कैसे पेप्टिक अल्सर हो रहा है। तो यहाँ पर एग्रेसिव फैक्टर, किसी भी कारण से एग्रेसिव फैक्टर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, और डिफेंसिव फैक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण HCl का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ गया, पेप्सिन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ गया, पेप्सिन का एक्टिवेशन बॉडी में बढ़ गया। और उस कारण से दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, तो मेम्ब्रेन को लाइसिस करेगा। और अगर मेम्ब्रेन लाइसिस होता है तो क्या होगा बेटा, अल्सर होगा। यानी अगर हम बॉडी के भी मेम्ब्रेन को अगर लाइसिस करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर घाव हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। उस अल्सर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टिक अल्सर। H पाइलोरी बैक्टीरिया जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। फिलहाल हम लोग आते हैं पेप्सिन पे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बेटा पेप्सिन से रिलेटेड। ये जो पेप्सिन होता है बेटा, वो हमारी बॉडी में पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बेटा, पेप्सिनोजेन। सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, HCl, ये पॉइंट को याद रखना। उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पेप्सिन, और सबसे कम कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, H पाइलोरी। ये पॉइंट को याद रखना। सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर कौन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl, उससे कम पेप्सिन, और सबसे कम कौन होगा बेटा, हमारा H पाइलोरी बैक्टीरिया। मैं बताऊंगा, अब सुनना कैसे HCl ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्सर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेप्सिनोजेन हमारी बॉडी में, ये जो पेप्सिन है ये हमारी बॉडी में पेप्सिनोजेन एंजाइम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और पेप्सिनोजेन जो है बेटा वो कैसा एंजाइम है, तो ये इनएक्टिव एंजाइम होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। लेकिन जैसे ही HCl का कांटेक्ट, जैसे ही इसके कांटेक्ट में क्या आएगा बेटा, HCl, यानी जैसे ही बॉडी HCl का प्रोडक्शन करेगा तो ये पेप्सिनोजेन एंजाइम एक्टिवेट होकर के क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म में। और ये पेप्सिन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को लाइसिस करना स्टार्ट होगा। यानी ये अकेले पेप्सिनोजेन कुछ नहीं करेगा,
अकेले HCl मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, लेकिन अकेले पेप्सिनोजेन कभी भी मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं कर सकता है, क्योंकि पेप्सिनोजेन है जो बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाएंगे तो वो कभी भी हार्म नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही HCl का कांटेक्ट आता है, जैसे ही एसिडिक पीएच मिलता है, तो पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है बेटा बॉडी में पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और वही पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बेटा? आगे जाकर के प्रोटियोलाइसिस कॉज करता है, मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, और मेम्ब्रेन को अगर डैमेज करेगा तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अल्सर देखने को मिलेगा। तो आज वाली जो हमारी क्लास थी बेटा, इस क्लास में मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पेप्टिक अल्सर आखिर होता कैसे है। तो पेप्टिक अल्सर होता है अनइक्वालिटी बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर। यहां पर डिफेंसिव फैक्टर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाता है। म्यूकोसल जो लेयर है हमारा बेटा जीआईटी का, स्टमक का जो म्यूकोसल लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर है, वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के कारण वहां पर क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। इस पॉइंट को आपको क्या करना था? मुझे समझाना था। ये पॉइंट आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे बेटा कि कैसे HCl का प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव ग्लैंड कैसे HCl का प्रोडक्शन करता है, कैसे बाइकार्बोनेट बनते हैं, मतलब कैसे इन चीजों का प्रोडक्शन होता है, कौन इसके बिहाइंड रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे बॉडी HCl, कैसे बॉडी को पता होता है कि हमें HCl बनाना है, कब ज्यादा बनाती है, कब कम बनाती है, क्यों एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाते हैं या क्यों डिफेंसिव फैक्टर कम हो जाते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आने वाले अभी आपके 2 क्लास और जो है बेटा वो पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पे ही चलेगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में अल्सर हो कैसे रहा है। और अगर आपने वो आने वाले 2 और वीडियो अगर आपने देख लिए, तो मैं 100% श्योर कहता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर अल्सर हुआ है तो अल्सर को हमें ठीक कैसे करना है। क्योंकि हम फार्मेसी कर रहे हैं, या तो हम अगर MBBS कर रहे हैं, दोनों के लिए फार्माकोलॉजी तो दोनों पढ़ते हैं, चाहे वो MBBS वाले हो या फार्मेसी वाले हो, तो हमें ये याद रखना है, खास तौर से जो फार्मेसी के बच्चे हैं, तो फार्मेसी के बच्चों को ये बिल्कुल याद रखना है कि हम दवाई बनाने के लिए भी फार्मा कर रहे हैं या तो एम फार्मा कर रहे हैं। और दवाई कब बनाएंगे? जब हमारे ब्रेन में रिसर्च अप्रोच डेवलप होगा, जब हमारे ब्रेन में ट्रीटमेंट अप्रोच डेवलप होगा। और ट्रीटमेंट अप्रोच कहां से आएगा बेटा? जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें HAP पे कमांड होगा, जब हमें पैथोलॉजी पे कमांड होगा। और ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। आने वाले 2 वीडियो अगर आप देख लोगे तो उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो इस पेप्टिक अल्सर को हम कैसे ठीक करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका उसी समय क्लियर हो जाएगा, और ड्रग की क्लासिफिकेशन भी आप इजीली उस समय क्या कर लोगे? खुद से बना लोगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे बेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मास्पेरेंट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स वंस अगेन।